हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। के एन स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है अनंत प्रेम की कहानी। शिमला की ऊंची नीची वादियां, जहां देवदार के पेड़ बादलों से बातें करते हैं। कोहरा हर सुबह एक रहस्यमयी पर्दा डाल देता है और हवा में हमेशा एक हल्की सी ठंडक घुली रहती है। वहां एक छोटा सा शहर बसा था। उस शहर की संकरी गलियों में एक पुरानी लकड़ी की इमारत थी, जिस पर लिखा था पुस्तकालय एवं चाय घर। यहाँ की मालकिन थी आरुषि शर्मा, 24 साल की एक शांत, सुंदर और किताबों में खोई हुई लड़की। आरुषि की आंखें बड़ी बड़ी, काली और गहरी थीं, जैसे हिमालय की झीलें। लंबे घने बाल जो कंधों से नीचे लहराते थे। उसकी मुस्कान बहुत कम आती थी, लेकिन जब आती तो लगता था सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा हो। बचपन में मां का साया उठ गया था। पिता, रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र शर्मा, अब घर पर ही रहते थे और पुरानी यादों में डूबे रहते। घर में एक खामोशी सी छाई रहती थी, जिसे आरुषि किताबों से भरती थी। वह मानती थी कि सच्चा प्यार तो सिर्फ उपन्यासों में होता है, असल जीवन में तो केवल जिम्मेदारियां, अकेलापन और ठंडी रातें होती हैं। एक जुलाई की शाम थी। बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टपक रही थीं। लाइब्रेरी में सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट की रोशनी थी। आरुषि अलमारी में किताबें सजाते हुए गुनगुना रही थी, ये शाम मस्तानी। तभी दरवाजे की पुरानी घंटी खनकी। अंदर आया एक युवक। लंबा कद, चौड़े कंधे, गहरी भूरी आंखें जिनमें एक अलग तरह की चमक थी। भीगा हुआ काला जैकेट, हाथ में एक पुराना बैग। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पुरानी हिंदी की रोमांटिक किताबें मिलेंगी? आरुषि ने मुड़कर देखा। युवक ने अपना जैकेट उतारा और दीवार पर टांग दिया। मेरा नाम विवान मेहरा है। दिल्ली से आया हूँ, कुछ दिनों की छुट्टी पर। आरुषि ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, हाँ मिलेंगी। प्रेमचंद, रेणु, धर्मवीर भारती या कुछ नया? विवान ने सोचा और कहा, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए, ऐसा जो पढ़कर लगे कि प्यार सच में अनंत होता है। आरुषि ने शेल्फ से एक किताब निकाली, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। विवान ने किताब ली, एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने लगा। बारिश तेज हो गई थी। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया, लेकिन विवान उठा नहीं। आरुषि ने दूर से देखा, वह पूरी तल्लीनता से पढ़ रहा था। अंत में विवान ने किताब बंद की और बोला, वाह, कितनी गहरी कहानी है। चंदर और सुधा का प्यार, इतना पवित्र, इतना दर्द भरा। आरुषि मुस्कुराई, मेरी भी फेवरेट है। उस दिन से विवान रोज आने लगा। कभी किताब लेने, कभी लौटाने, कभी सिर्फ बैठकर पढ़ने। बातें होने लगीं। विवान ने बताया कि वह दिल्ली में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर इंजीनियर है, लेकिन भागदौड़ से थक गया है। उसे शांति चाहिए, प्रकृति चाहिए और किताबें। वह बोला, दिल्ली में जिंदगी एक रेस है, जिसका अंत नहीं। यहाँ लगता है समय रुक सा गया है। आरुषि सुनती और हल्के से हंसती। वह विवान को शिमला की छोटी छोटी बातें बताती, कैसे सर्दियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है, कैसे गर्मियों में रिच पर संगीत की शामें होती हैं, कैसे जैको मंदिर के बंदर शरारतें करते हैं। एक शाम बारिश बहुत तेज थी। लाइब्रेरी बंद करने का समय था। विवान अभी भी पढ़ रहा था। आरुषि बोली, बारिश रुकने तक रुक जाए, बाहर भीग जाएंगे। विवान ने मुस्कुराकर कहा, बारिश में भीगना अच्छा लगता है। दिल्ली में तो साल में 2-4 बार ही होती है। आरुषि ने अपनी पुरानी छतरी निकाली। दोनों एक ही छतरी के नीचे बाहर निकले। रास्ता कीचड़ भरा था। विवान ने आरुषि का हाथ थामा ताकि वह फिसले नहीं। उस स्पर्श में एक बिजली सी दौड़ गई। आरुषि ने हाथ छुड़ा लिया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अगले कुछ दिनों में वे साथ घूमने लगे। मॉल रोड पर चाय पीते, रिज पर सूर्यास्त देखते, ग्रीन वैली में ट्रैकिंग करते। विवान आरुषि को हंसाता, उसकी उदासी को दूर करने की कोशिश करता।
एक दिन जैकू मंदिर जाते हुए रास्ते में बंदरों ने आरुषि का दुपट्टा खींच लिया। विवान ने दौड़कर दुपट्टा छुड़ाया और हंसते हुए कहा, लगता है ये बंदर भी तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं। आरुषि शर्मा हो गई, लेकिन अंदर से खुश थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। विवान ने एक शाम ग्रीन वैली में, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी, आरुषि के सामने घुटने टेके। उसने जंगली फूलों का एक गुलदस्ता बनाया था। बोला, आरुषि, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। क्या तुम मेरे साथ जीवन की हर किताब के पन्ने पलटोगी? आरुषि की आंखें भर आईं। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोली, हाँ विवान, मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए। वे दोनों गले मिले। हवा में फूलों की खुशबू थी, दूर कहीं झरना बह रहा था। लगा जैसे प्रकृति भी उनकी खुशी में शामिल हो गई हो। लेकिन प्यार की राहें कभी आसान नहीं होती। विवान की छुट्टी खत्म होने वाली थी। उसे दिल्ली लौटना था। उसने आरुषि से कहा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, यहाँ आकर बस जाऊंगा। लेकिन जब ये बात कर्नल साहब को पता चली तो वे आग बबूला हो गए। दिल्ली का लड़का नौकरी छोड़ देगा, फिर कल को बेटी को ले जाएगा और मुश्किल में छोड़ देगा। नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आरुषि ने बहुत समझाया, पापा, विवान सच्चा है। वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। लेकिन कर्नल साहब नहीं माने। ऊपर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पुरानी चोटें फिर उभर आईं। आरुषि दिन रात उनके पास रहती। विवान भी मदद करता, दवाइयां लाता, डॉक्टर के पास ले जाता। लेकिन कर्नल साहब का मन नहीं पसीजा। इसी बीच विवान को दिल्ली से एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर आया। डबल सैलरी, विदेश जाने का मौका। कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे थे। विवान दुविधा में पड़ गया। एक शाम उसने आरुषि से कहा, आरुषि, अगर मैं 2-3 साल वहां काम कर लूं, अच्छा पैसा जोड़ लूं, फिर यहां आकर हम अपना घर बना लेंगे, कैफे खोलेंगे, लाइब्रेरी बढ़ाएंगे। आरुषि की आंखें नम हो गईं। बोली, विवान, अगर तुम गए तो दिल्ली की चमक दमक तुम्हें बदल देगी। फिर तुम लौट कर नहीं आओगे। मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी। विवान ने बहुत समझाया, विश्वास करो मुझ पर, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। लेकिन आरुषि का मन डगमगा गया। एक रात झगड़ा हो गया। आरुषि चीखी, जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूं। विवान का दिल टूट गया। वह चुपचाप बैग पैक किया और अगली सुबह दिल्ली चला गया। महीनों बीत गए। शिमला में सर्दियां आ गईं। पहाड़ बर्फ से ढक गए। आरुषि लाइब्रेरी खोलती, बंद करती, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। वह रातों को विवान की लिखी चिट्ठियां पढ़ती और रोती। विवान फोन करता, मैसेज करता, लेकिन आरुषि जवाब नहीं देती। दिल्ली में विवान सफल तो हो रहा था, लेकिन अंदर से खोखला। ऑफिस की पार्टियां, विदेशी ट्रिप, बड़ा फ्लैट, सब बेमानी लगता। वह हर रात आरुषि को याद करता और अपनी डायरी में लिखता, मैंने सबसे बड़ी गलती की। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दिल वापस पाना नामुमकिन। एक दिन दिसंबर की ठंडी सुबह थी। शिमला में पहली जोरदार बर्फबारी हो रही थी। विवान ऑफिस में बैठा था। उसने बॉस को इस्तीफा दे दिया। कोई सफाई नहीं दी, सिर्फ बैग उठाया और ट्रेन पकड़ी। शिमला पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। बर्फ गिर रही थी। विवान लाइब्रेरी के बाहर खड़ा रहा। अंदर आरुषि अकेली किताबें सजा रही थी। उसने बाहर देखा, बर्फ में एक परिचित साया खड़ा था। आरुषि दौड़कर बाहर निकली। विवान के चेहरे पर बर्फ जमी थी। आरुषि की आंखें भर आईं। विवान ने हल्के से कहा, आरुषि, मैं वापस आ गया। सब छोड़कर, अब सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। आरुषि कुछ नहीं बोली, बस दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों बर्फ में खड़े रो रहे थे। ठंड थी, लेकिन दिलों में गर्मी। अगले दिन कर्नल साहब से मिले। विवान ने उनके पैर छुए और कहा, अंकल, मैंने साबित कर दिया कि आरुषि मेरे लिए सबसे ऊपर है। अब आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लीजिए।
कर्नल साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने विवान को गले लगाया और कहा, बेटा तुम सच्चे हो। मैं गलत था। फिर वसंत आया। शिमला में फूल खिले। अप्रैल में एक छोटी सी शादी हुई। सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त। आरुषि लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी। विवान ने उसे देखकर कहा, तुम आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। शादी के बाद उन्होंने मॉल रोड के पास एक पुरानी बिल्डिंग ली। नीचे कैफे खोला, ऊपर लाइब्रेरी बढ़ाए। नाम रखा अनंत प्रेम। वहां लोग आते, कॉफी पीते, किताबें पढ़ते और आरुषि विवान की प्रेम कहानी सुनते। समय बीता। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी रिया जो आरुषि जैसी शांत और किताबी, और एक बेटा आरव जो विवान जैसा शरारती और हंसमुख। हर शाम वे दोनों रिज पर बैठते, सूर्यास्त देखते। विवान आरुषि का हाथ थामता और कहता, याद है वो पहली बारिश। आरुषि मुस्कुराती और कहती, कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन से हमारा अनंत प्रेम शुरू हुआ था। और वे जीते रहे खुशी से, प्यार से, एक दूसरे के साथ। उनकी कहानी शिमला की हवाओं में घुल गई। लोग आज भी अनंत प्रेम कैफे में बैठकर कहते हैं, सच्चा प्यार होता है, बस उसे पहचानने और लड़ने की हिम्मत चाहिए।